हेलो दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे, ये जो दो कंपनी हैं, एक तो हो गया डेनमार्क। ये हमारे देश में कब आई थी? 1616 ईस्वी में। इनकी जो व्यापारी कोठी थी ये तंजौर में थी। और तंजौर कहाँ पड़ता है? तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। तो डेनमार्क कब आया था? 1616 ईस्वी में। इनकी व्यापारी कोठी थी तंजौर में। तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद सबसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि सबसे आखिरी यूरोपी, सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में जो यूरोपी आए थे वो कौन थे? तो वो स्वीडिश थे। वो कब आए थे? 1721 ईस्वी में आए थे। और ये जो है इनकी व्यापारी कोठी के बारे में नहीं पूछता है बस। हाँ, लेकिन ये जानिए कि इनका जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था ये भारत में ना हो कि चीन में था। तो आपको याद हो गया होगा कि डेनमार्क कब आया था? 1616 ईस्वी में। इनकी पहली व्यापारी कोठी कहाँ थी? तंजौर में। तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद जो स्वीडिश थे, ये सबसे आखिरी में जो यूरोपीय आए थे वो थे स्वीडिश। और उनकी ये कि 1721 ईस्वी में आए थे। और ये जो है ज़्यादा इंटरेस्ट जो है चीन में दिखाए थे। इनको चीन में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फ्रांस के बारे में। ये जो फ्रांस थे इनके बारे में पता है कि ये 1664 इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1668 ईस्वी में पहली व्यापारी कोठी ये जो है सूरत में पहली व्यापारी कोठी की स्थापना किए थे। तो क्या होता है कि शासक जो थे उसमें जब फ्रांस की कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय जो है फ्रांस के जो शासक थे वो लुईस 14वां थे। लुईस 14वां जो है 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करते हैं। लुईस 14वां 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं? फ्रांस में। उसके बाद क्या होता है कि कोलबर्ट की सहायता से फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में, कोलबर्ट की सहायता से फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में फ्रांसीसी जो है वो भारत आए थे। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रैंको कैरो के साथ इम्फान मतलब ईरान, जो इसमें ईरान है उसे इम्फान कहते थे। ईरान का एक व्यापारी था जिसका नाम था मरकरा। वो भी जो है इन लोगों के साथ भारत आया था। और उसी की मदद से जो फ्रांसीसी है 1668 ईस्वी में पहली व्यापारी कोठी सूरत में इनकी खुली थी। उसके बाद क्या होता है कि जो ये फ्रांसीसी हैं ये जो है 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारी कोठी स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि 1673 ईस्वी में पांडिचेरी के क्षेत्रफल, पांडिचेरी पे 1673 ईस्वी पे ये अधिकार कर लेते हैं। और 1674 ईस्वी में चंद्रनगर पे अधिकार कर लेते हैं। चंद्रनगर जो है वो इस समय कहाँ है? दक्षिण भारत में चंद्रनगर पड़ता है। तो चंद्रनगर पे जो है ये दक्षिण भारत है। चंद्रनगर 1674 चंद्रनगर पे दक्षिण भारत में जो है ये अधिकार कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, जो माहे और कराईकल, माहे और कराईकल पे भी अधिकार कर लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो पुदुचेरी, इस समय जो पुदुचेरी है वो पांडिचेरी, माहे, कराईकल, ये जो सारे प्लेस हैं इन्हें मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसे हम पुदुचेरी कहते हैं। तो 1673 ईस्वी में जो फ्रांसीसी पांडिचेरी पे अधिकार करते हैं और छोड़ के कब जाते हैं? 1954 में छोड़ के जाते हैं और पांडिचेरी पे जो अधिकार कर लेते हैं 1673 ईस्वी में। और आपको एक बात पता है, ये जो फ्रांसीसी थे ना, ये पूरी जो रणनीति अंग्रेजों की थी भारत में, उसी रणनीति को ये भी अपनाए हुए थे, उसी रास्ते पे चल रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों के बीच में संघर्ष हो गया। तो क्या होता है कि अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो है संघर्ष होता है। इन लोगों के बीच में बहुत संघर्ष होता है और उस संघर्ष को हम जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इन दोनों लोगों के बीच में जो संघर्ष होता है उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज है ना, ये भी जो है भारत में जो है जो राजा महाराजा रहते थे, जो बादशाह रहते थे और जो नवाब रहते थे, उनके इंटरनल मामले में ये लोग हस्तक्षेप करते थे और ये भी करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों में युद्ध होता है। और इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? युद्ध को हम जो है कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये जो कर्नाटक का युद्ध होता है ना, कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध। इस कर्नाटक युद्ध के 2 रीजन, जो पहला कर्नाटक युद्ध होता है ना उसका मेन कारण होता है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए, और फिर दूसरा जो होता है वो भारत की आंतरिक कला की वजह से होता है। तो ये आप पहले लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले शासक लुईस 14वां थे, एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं। शासक लुईस 14वां, इनके समय में
कंपनी की स्थापना होती है कब? 1664 ईस्वी में। इनकी पहली व्यापारी कोठी कहाँ बनती है? पहली व्यापारी कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में बनती है। तो ये चीज आप लर्न कर लीजिएगा। कर्नाटक युद्ध जो है, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हुई थी। इसमें क्या होता है कि जो फ्रांस के गवर्नर थे उनका नाम था डुप्ले। जो फ्रांस के गवर्नर थे उनका नाम था डुप्ले, और जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो थे निकोलस मोर्स थे। ये थे अंग्रेज के और ये थे फ्रांस के, डुप्ले। तो क्या होता है ना कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 के मध्य होता है, 2 वर्ष तक। इसका मेन कारण क्या होता है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में होता है कि ये जो अंग्रेज जो मद्रास था, हमारे इंडिया में जो मद्रास था वो अंग्रेजों के हाथ में था, मतलब उस पर अंग्रेजों का अधिकार था। लेकिन जो फ्रांसीसी थे उस पर अधिकार कर लेते हैं। और ये ऑस्ट्रिया है, ये मतलब यूरोप में भी उस समय है अंग्रेजों के और फ्रांस के मध्य, वहाँ पे यूरोप में भी युद्ध हो रहा था। और उसके बाद मद्रास पर अधिकार करने के बाद यहाँ पे भी युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो ऑस्ट्रिया इसका, लेकिन मेन कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। और इसमें फिर संधि होती है, 1748 में इसमें संधि होती है। और इस संधि का नाम है एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि होती है, जिसमें क्या होता है कि मद्रास, ये जो मद्रास है इसे अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और यूएस से इसे दे दिया जाता है फ्रांस को, ठीक है, इसे दे दिया जाता है फ्रेंच को। तो इस युद्ध का एक निर्णायक युद्ध ये होता है, इस युद्ध में एक निर्णायक युद्ध ये होता है कि इसमें जो है ये जो फ्रांस है ना, ये विजय हो जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं, और इनकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है। जैसे जो डुप्ले हैं, इनके महत्वाकांक्षा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और ये जो एला सापेल की संधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस बार ही आपके बिहार पीसीएस में आप देखेंगे तो ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, एला सापेल की संधि, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा लर्न करेंगे कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के मध्य हुआ था, 2 वर्ष में। और इसमें इसका मेन रीजन क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें संधि कौन थी? एला सापेल की संधि थी, और जिसमें मद्रास जो है अंग्रेजों को दे दी जाती है और यूएसए जो है फ्रेंच को दे दी जाती है। और ये जो युद्ध का इंडिया में जो मेन रीजन था वो रीजन ये था कि मद्रास जो अंग्रेजों के हाथ में पहले था, अंग्रेजों पे जिसका अधिकार था मद्रास पे, उस पर अधिकार कौन कर लेता है? फ्रांस। लेकिन फिर लास्ट में जब संधि होती है 1748 में, तो अंग्रेजों को दोबारा वापस दे दी जाती है। फिर उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 के मध्य। इसमें क्या होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कर्नाटक सेकंड युद्ध होता है ना, उसमें क्या होता है कि इसका मेन रीजन होता है भारत की आंतरिक कला। इसमें क्या होता है, हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है। तो इस युद्ध के कारण क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, जो फ्रांस होते हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो होता तो उत्तराधिकार का युद्ध है इन दोनों पे, लेकिन आमने सामने कौन आ जाता है? अंग्रेज और फ्रांस। तो इन दोनों लोगों के मध्य में जब युद्ध हो जाता है ना, तो ये लोग सामने आमने हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा जो विपक्ष पार्टी वाले को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि इसमें जो पांडिचेरी की संधि करनी पड़ती है। कब होता है? 1754 ईस्वी में। 1754 में पांडिचेरी की संधि करनी पड़ती है। और इस संधि में क्या होता है कि अंग्रेजों की हार हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज पता है कि इसमें क्या होता है, जो इसमें जब होता है, इसमें फ्रांसीसी जो रहते हैं, मतलब गवर्नर रहते हैं, वो डुप्ले रहते हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट होती है ना, वो डुप्ले को वापस बुला लेती है और उनकी जगह पे गोडेहू को भेज देती है। और गोडेहू जब यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ के मामलों के बारे में, मतलब यहाँ पे जो रीजन होता है, यहाँ पे जो जिस एरिया में युद्ध होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते हैं। और जो गोडोही आते हैं ना, तो वही जो है पांडिचेरी पे क्या करते हैं, पांडिचेरी की संधि कर लेते हैं अंग्रेजों से। फिर जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 63 के मध्य। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये सप्तवर्षीय युद्ध रहता है। और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में होती है पेरिस की संधि। इस युद्ध में पेरिस की संधि होती है। और इसके बाद जो है ये, लेकिन आपको पता है कर्नाटक युद्ध जो होता है, ये युद्ध ये निर्णय कर देता है
ये युद्ध है ये निर्णय कर देता है कि अब जो इंडिया पे ब्रिटेन का शासन हो जाएगा। और ये भी एक पावरफुल ही थे, जो फ्रेंच थे ना ये भी एक पावरफुल ही यूरोपीय थे, लेकिन ये बहुत लेट आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लंबे समय तक टिक नहीं पाए। उसके बाद क्या होता है कि ये बस यहीं पे पांडिचेरी तक ही ये सिमट के रह जाते हैं, और 1954 ईस्वी में ये जो है भारत को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर पांडिचेरी अगर जो है ये अगर जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी अगर वो जो है डुप्ले को वापस नहीं बुलाती ना, तो शायद आज इंडिया पे ब्रिटेन का अधिकार ना हो कि फ्रेंच का अधिकार होता। लेकिन वो बुला लेते हैं, जो कि ये उनकी बहुत ही बड़ी भूल होती है। इस चीज़ की रियलाइज होनी होती है लेकिन लेट होती है, यही होता है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है। तो एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 48 के मध्य। इसमें क्या होता है मेन रीजन? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। और इसमें जो संधि होती है एला सापेल की संधि होती है, और इसमें जो है मद्रास अंग्रेजों को दे दिया जाता है, यूएसए जो होता है फ्रेंच के हाथ में आ जाता है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 के मध्य। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिससे जो फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1756 से 63 के मध्य होता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है। इसमें जो है पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में। तो ये है कर्नाटक का युद्ध, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कभी भी प्रीवियस पेपर देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज मिल जाएगा। तो और जब कर्नाटक युद्ध होता है तो उसमें जो है गवर्नमेंट कौन होती है? डुप्ले होते हैं, और उसके अंग्रेज गवर्नर कौन होते हैं? निकोलस मोर्स होते हैं। उसके बाद जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, उनकी जगह पे गोडेहू को भेज दिया जाता है। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इससे आप पेरिस की संधि होती है। तो आप इसे जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। उत्तर मुगल काल, अब हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। लेकिन उत्तर मुगल काल से पहले हम पढ़ते हैं प्रारंभिक मुगल काल के बारे में। तो सबसे पहले मुगल का जो आक्रमण हमारे देश में हुआ था, सबसे पहले उसमें कौन था? बाबर का समय कब से था? 1526 से 30। उसके बाद कौन थे? हुमायूं का समय था 1530 से 56। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो हुमायूं थे इनका ये 1530 से 1540 तक ये शासन किए। उसके बाद क्या होता है कि शेरशाह सूरी का अटैक हो जाता है, और जिसमें शेरशाह सूरी का दिल्ली पे अधिकार हो जाता है। उसके बाद ये हुमायूं जो है वो भटकते रहते हैं। भटकने के बाद फिर ये जब दोबारा अटैक करते हैं दिल्ली पे, तो फिर ये समय शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके जो है बेटे रहते हैं उनसे इनका युद्ध होता है, जिसके बाद ये अपने दिल्ली को पा लेते हैं। तो फिर जो है 1555 एक साल तक हो रहते थे इनका, 1530 से 56, लेकिन ये 1530 से 40 तक अधिकार रहता है। उसके 55 से 56 तक इनका वो रहता है, उनका जो है शासन रहता है दिल्ली पे। फिर उसके बाद इनके हुमायूं के बेटे अकबर का समय होता है 1556 से 1605 तक। उसके बाद जहांगीर शासक बनते हैं, जहांगीर का समय तो 1605 से 1627 तक। उसके बाद फिर बनते शाहजहां का समय होता है 1627 से 1658 तक। फिर औरंगजेब का समय होता है 1658 से 1707 तक। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो प्रारंभिक मुगल काल में है ये लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इनका अधिकार भारत पे होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि बहुत से ऐसे राज्य होते हैं जो फ्री हो जाते हैं, जिसमें अवध हो गया, बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया और हैदराबाद हो गया। तो ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो है खुद को फ्री कर लेते हैं। जैसे अवध में शहादत खां थे, बंगाल में मुर्शिद कुली खां थे, सादुतुल्ला खां थे, कर्नाटक में सादुतुल्ला खां थे, हैदराबाद में चिमकिलिस खां थे। ये क्या करते हैं कि अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं उत्तर मुगल काल के। उत्तर मुगल काल में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो दिल्ली के शासक बनते हैं उनका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह का जो समय होता है वो 1707 से 1712 तक होता है। इन्हें जो उपाधि दी रहती है वो दी जाती है साहिब-ए-खबर। आपको पता है कि एग्जाम में जो है कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में इनका नाम ना देके इनकी उपाधि दे दी जाती है कि किस शासक को या किस राजा को साहिब-ए-खबर की उपाधि या किस राजा को साहिब-ए-खबर कहा जाता था, तो वो जाएगा बहादुर शाह। तो कभी कभी एग्जाम में जो है इनकी जो है उपाधियों के बारे में पूछ लिया जाता है, और फिर पूछा जाता है इसमें से कौन से शासक हैं। तो बहादुर शाह
औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये राजा बनते हैं। इनका समय होता है 1707 से 12 और इन्हें क्या उपाधि दी गई थी? शाही बेखबर की। उसके बाद होते हैं जहांदरा शाह। जहांदरा शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। जहांदरा का शासन है क्या होता है? 1712 से 13, ये सिर्फ 1 साल तक शासन करते हैं और इन्हें उपाधि दी गई है लंपट मूर्ख की। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद शासक बनते हैं फर्रुखसियर। जहांदरा शाह की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का समय होता है 1713 से 19 और इन्हें जो उपाधि दी गई है वो दी गई है घृणित कायद की। और ये फर्रुखसियर ही हैं जो अंग्रेजों को सूरत में और बंगाल में फ्री 3000 वार्षिक कर पे व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। ये फर्रुखसियर हैं। इनका समय था 1713 से 19। इन्हें क्या उपाधि दी गई है? घृणित कायद की। उसके बाद क्या होता है ना कि जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 2 शासक बनते हैं। एक का नाम है रफी उद दर्जा, एक का नाम है रफी उद दौला। ये जो दोनों लोग होते हैं ना ये बस 1 साल तक भी शासन, 6 महीने 4 महीने ऐसे इनका समय होता है। इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे रफी उद दर्जा की 1719 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हाँ, एक बार ये पूछ लिया जाता है कि फर्रुखसियर मोहम्मद शाह के बीच में कौन सा शासक थे? तो रफी उद दर्जा, रफी उद दौला। आप नाम याद कर लीजिएगा। इनका समय ये था 1719 और 1719 इन दोनों लोगों का है। इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। इनका समय होता है 1719 से 1748 तक। इन्हें जो उपाधि दी गई है वो रंगीला बादशाह की दी गई है। फिर अहमद शाह का समय होता है 1748 से 1754 तक। और इसके बाद होते हैं आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का समय होता है 1754 से 1758 के बीच में। और एक होता है ना प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो बहुत फेमस है बंगाल में होता है प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस समय मुगल सम्राट कौन रहते हैं? तो जब प्लासी का युद्ध होता है ना तो उसमें मुगल शहंशाह जो होते हैं वो आलमगीर सेकंड होते हैं। ये उनका समय क्या है? 1754 से 1758 तक। और प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। तो उस समय जो मुगल एम्परर होते हैं वो आलमगीर सेकंड होते हैं। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का समय क्या होता है? 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय के समय कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि के समय मुगल एम्परर कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय। इनका समय क्या? 1759 से 1806। उसके बाद क्या होता है? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो है ये शासक होते हैं 1806 से 37 तक। उसके बाद क्या होता है? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जिन्हें जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर 1837 से 57। बहादुर शाह सेकंड ये जो 1857 की क्रांति होती है ना उस समय जो मुगल एम्परर होते हैं वो बहादुर शाह सेकंड होते हैं। इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। जो इन्हें जो है 1857 के में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया जाता है और 1862 ईस्वी में इनकी रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की आंखों के सामने इनके 2 पुत्र को गोली मार के हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो आपको एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि बहादुर शाह के बाद इनका समय क्या था? 1707 से 12। इन्हें क्या कहा जाता है? शाही बेखबर। उसके बाद जहांदरा शाह इनका समय होता है 1712 से 13, 1 साल तक। इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद फर्रुखसियर का समय होता है 1713 से 19। इन्हें घृणित कायद कहा जाता है। फिर रफी उद दर्जा 1719, रफी उद दौला। उसके बाद क्या? मोहम्मद शाह। इन्हें रंगीला बादशाह की भी उपाधि दी जाती है। उसके बाद अहमद शाह को 1748 से 58 तक ये शासक रहते हैं। उसके बाद आलमगीर सेकंड 1754 से 58 तक। इन्हीं के समय में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद आलमगीर के बाद शाह आलम सेकंड का 59 से 1806 तक। इनके समय में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद अकबर सेकंड 1806 से 37 तक। उसके बाद बहादुर शाह जफर जिसमें 1857 की क्रांति होती है और इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। और रंगून में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और रंगून कहाँ? इसमें म्यांमार में है। और एक बात और, ये जो अकबर है ना, अकबर सेकंड, ये क्या करते हैं कि ये जब रहते हैं ना तो ये क्या करते हैं कि अगर इनके राजा राम मोहन राय थे, अकबर सेकंड जो रहते हैं वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। और ये केस लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजे हुए, जहाँ से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो आपको कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। धन्यवाद।